नमस्कार। मैं डॉक्टर मंजू लाडला, एसोसिएट प्रोफेसर एसके गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सीकर। आज का हमारा टॉपिक है स्विस न्यायपालिका। स्विस न्यायपालिका को संघीय सर्वोच्च न्यायालय कहा जाता है। इसका अपन आज देखेंगे संगठन एवं क्षेत्राधिकार। स्विस न्यायपालिका का संगठन और क्षेत्राधिकार अपन आज डिस्कस करने जा रहे हैं। स्विट्जरलैंड की जो न्यायपालिका थी वो 1848 के संविधान में उसे बनाया गया था। उसे संघीय न्यायाधिकरण कहा जाता था। अब जब अपना 2000 का संविधान लागू हुआ तब इसका नाम बदलकर इसे संघीय सर्वोच्च न्यायालय कहा जाने लग गया है। देखते हैं इसका संगठन किस तरह से होता है। संघीय सर्वोच्च न्यायालय का सबसे पहला बिंदु है अपना इसकी सदस्य संख्या, अर्थात इसमें कितने सदस्य होंगे इस सर्वोच्च न्यायालय में। संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित नहीं की गई है। ये कार्य वहाँ की संसद को दे दिया गया है कि संसद इसकी सदस्य संख्या निर्धारित करेगी। वर्तमान में जो है 26 न्यायाधीश और 12 अन्य वैकल्पिक न्यायाधीश चल रहे हैं। वहाँ पर 26 न्यायाधीश हैं और 12 वैकल्पिक न्यायाधीश काम कर रहे हैं। ये संख्या वहाँ पे वर्तमान में चल रही है। वैकल्पिक न्यायाधीश वो न्यायाधीश होते हैं जो न्यायाधीश अगर किसी कारणवश लंबे समय तक अवकाश पे रहते हैं तो उनकी जगह कार्य करते हैं। तो वैकल्पिक न्यायाधीशों की भी व्यवस्था है। तो 12 वैकल्पिक न्यायाधीश भी वहाँ चल रहे हैं। दूसरा बिंदु अपना आता है निर्वाचन एवं कार्यकाल, कि न्यायाधीशों का निर्वाचन किस तरह से होता है और उनका कार्यकाल क्या होगा। देखिए, स्विट्जरलैंड प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के लिए जाना जाता है। तो वहाँ पर सभी चीज़ों का चुनाव होता है। न्यायाधीश भी चुने जाते हैं वहाँ पर, और न्यायाधीशों का चुनाव वहाँ की जो संसद है, संघीय संसद, वो अपनी संयुक्त बैठक में इन न्यायाधीशों का चुनाव करती है और 6 वर्ष के लिए करती है, अर्थात इनका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। पुनर्निर्वाचन पर प्रतिबंध नहीं होता है, इसलिए ये वापस भी निर्वाचित हो जाते हैं और बार बार निर्वाचित होकर लंबे समय तक अपने पद पर बने रहते हैं। तो संघीय संसद के द्वारा इनका चुनाव किया जाता है, 6 वर्ष के लिए किया जाता है और पुनर्निर्वाचन पर प्रतिबंध नहीं है। फिर आता है एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। देखिए, न्यायपालिका में भी न्यायाधीशों को में भी वहाँ की जो संसद है इनमें से ही एक को अध्यक्ष और एक को उपाध्यक्ष चुनती है। 2 वर्ष के लिए चुनती है। पुनर्निर्वाचन हो सकते हैं लेकिन लगातार नहीं होंगे। तो इन्हीं न्यायाधीशों में एक को अध्यक्ष, एक को उपाध्यक्ष वहाँ की संसद द्वारा चुना जाता है। 2 वर्ष के लिए अध्यक्ष या उपाध्यक्ष होंगे, लगातार नहीं होंगे, वापस भी चुने जा सकते हैं। फिर आता है योग्यताएं, कि इन न्यायाधीशों की योग्यताएं क्या होनी चाहिए। न्यायपालिका के न्यायाधीशों की योग्यता क्या होनी चाहिए। देखिए, एक ही चीज़ वहाँ पे निर्धारित की गई है कि वो व्यक्ति स्विस नागरिक जो प्रतिनिधि सभा की सदस्यता की योग्यता रखता है वो न्यायाधीश चुना जा सकता है। संविधान में यही निर्धारित कर रखा है, लेकिन इसके साथ ही कि वो संघीय संसद का सदस्य नहीं होना चाहिए, वो किसी लाभकारी पद पर नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर हम व्यवहार की बात करते हैं तो व्यवहार में वही व्यक्ति चुने जाते हैं जो कानून और विधि के या न्याय के जानकार होते हैं। अर्थात सैद्धांतिक तौर पर तो ये व्यवस्था है कि प्रतिनिधि सभा का सदस्य बनने की योग्यता रखनी चाहिए, लाभकारी पद पर नहीं होना चाहिए, संघीय संसद और संघीय सरकार का सदस्य नहीं होना चाहिए। क्योंकि व्यवहारिक परंपरा वहाँ पर यह है कि कानून और न्याय के जानकार व्यक्तियों को ही इसके लिए निर्वाचित किया जाता है। फिर आता है वेतन और भत्ते और पेंशन। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन दिया जाता है और वहाँ का जो वेतन है वो वहाँ की संसद के द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो संसद द्वारा निर्धारित वेतन इन्हें दिया जाता है। वैकल्पिक न्यायाधीशों को कोई वेतन नहीं दिया जाता निश्चित तौर पर, लेकिन जब वो कार्य करते हैं उस कार्य के दौरान उन्हें भत्ता दिया जाता है और वो भी संसद के द्वारा निर्धारित किया जाता है। इसके अलावा अगर कोई न्यायाधीश 60 वर्ष की आयु कर लेता है और 10 वर्ष तक वो अपने पद पर सेवाएं दे चुका होता है तो वहाँ पर इनके लिए पेंशन का भी प्रावधान है। तो वेतन भी दिया जाता है, पेंशन भी दी जाती है। वैकल्पिक न्यायाधीशों को कार्य करने की अवधि के दौरान भत्ता दिया जाता है। फिर आता है विभाग एवं कार्य प्रणाली, अर्थात न्यायपालिका अपना कार्य किस तरह से करती है, क्या कार्य प्रणाली है। सर्वोच्च न्यायालय जो है उसने अपने आप को विभाग और उप विभागों में विभाजित कर रखा है। 3 विभाग वहाँ पर अभी बनाए रखे हैं। पहला होता है 3 विभाग वहाँ पर अभी चल रहे हैं। पहला विभाग है संवैधानिक एवं प्रशासनिक न्यायालय,
दूसरा है दीवानी कानून न्यायालय और तीसरा है फौजदारी कानून न्यायालय। तो सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आप को 3 भागों में डिवाइड कर रखा है। इसके अलावा अनेक उप विभाग भी बना रखे हैं, जैसे ऋण दिवालियापन का है, दोषारोपण न्यायालय है, संघीय फौजदारी, संघीय साहित्य, इस तरह से अलग भी बना रखे हैं, उप विभाग भी बना रखे हैं, लेकिन मोटे रूप से 3 विभागों में अपने आप को विभाजित कर रखा है। प्रत्येक विभाग का एक अध्यक्ष होगा, तीनों में से, और उस अध्यक्ष का जो चुनाव है सर्वोच्च न्यायालय की पूर्ण बैठक में किया जाता है। केवल दीवानी मामले का जो अध्यक्ष होगा वो केस के आधार पर उसी समय तय किया जाता है। बाकी दोनों का एक एक अध्यक्ष होगा जो सर्वोच्च न्यायालय की संपूर्ण बैठक में किया जाएगा। गणपूर्ति तीनों के लिए सदस्य संख्या का बहुमत होता है, 3, 5 और 7 हो सकती है। सदस्य संख्या का बहुमत होता है, निर्णय बहुमत से लिए जाते हैं। बराबर मत आने पर जो अध्यक्ष होगा वो अपना निर्णायक मत डालता है। कार्यवाही खुले में होती है, आवश्यकता पड़ने पर उसे गुप्त भी रखी जा सकती है। इस तरह सर्वोच्च न्यायालय का ये संगठन होता है। अगर संगठन है तो संगठन में अपन ये सारे बिंदु डालेंगे, अर्थात पूरे देश के लिए एक ही संघीय न्यायालय है। न्यायालय के न्यायाधीशों का चुनाव संसद के द्वारा किया जाता है। कार्यकाल 6 वर्ष है, पुनर्निर्वाचन पर प्रतिबंध नहीं होता है। इनमें से एक को अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष 2 वर्ष के लिए किए जाते हैं। योग्यताएं प्रतिनिधि सभा के समान होती है। वेतन और पेंशन की व्यवस्था होती है और विभागों में बांटकर सर्वोच्च न्यायालय अपना कार्य करता और निर्णय बहुमत से लिए जाते हैं। अब अपन देखते हैं इसकी शक्तियाँ। क्षेत्राधिकार क्या है सर्वोच्च न्यायालय का? सबसे पहला है दीवानी क्षेत्राधिकार। दीवानी क्षेत्राधिकार के अंदर देखिए किस तरह के केस आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, संघ और कैंटीन के मध्य कोई विवाद हो, संघ या कोई निगम या किसी व्यक्ति के साथ संघ का विवाद हो, कैंटीनों के बीच में कोई विवाद हो, राष्ट्रीयता से संबंधित कोई विवाद हो, या दोनों पक्ष कोई विवाद अपना इसको सौंपना चाहते हो वो हो, या दीवानी मामलों में कैंटीनों के जो न्यायालय होते हैं उनके निर्णयों के विरुद्ध भी अपील सुनने का कार्य करती है। अर्थात दीवानी मामले में संघीय न्यायालय जो है वो प्रारंभिक न्यायालय भी होता है और अपीलीय न्यायालय भी होता है। दूसरी जो उसकी शक्तियाँ होती है या क्षेत्राधिकार होता है वो होता है फौजदारी क्षेत्राधिकार। फौजदारी क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जैसे आते हैं केंद्र के विरुद्ध या संघ के विरुद्ध राज्यद्रोह का मामला हो, या षड्यंत्र का हो, या हिंसा का हो, इस तरह के जो विवाद आएंगे वो आएंगे। अंतर्राष्ट्रीय कानून से संबंधित जो विवाद होते हैं उनकी सुनवाई होती है। सेना के हस्तक्षेप संबंधी जो मुद्दे आते हैं वो होते हैं। जाली सिक्के, मुद्रा या जाली मुद्रा से संबंधित जो आते हैं वो आते हैं। इसके अलावा संघीय सभा की अर्थात संसद की अनुमति से कैंटीन कोई भी विवाद इसे सौंप सकता है। इसके अलावा जो संघीय पदाधिकारी होते हैं वो अपने अधीनस्थ अधिकारियों के विरुद्ध जो लगाए गए आरोप होते हैं उनको भी यहाँ पर लाया जाता है। तो इस तरह के केसेस आते हैं वो फौजदारी में आते हैं। फिर आता है संवैधानिक क्षेत्राधिकार। संवैधानिक क्षेत्राधिकार जैसा कि संविधान से संबंधित विवाद, जैसे कैंटीन और राज्यों के बीच में कोई क्षेत्राधिकार संबंधित विवाद हो, कैंटीनों के बीच में भी कोई संविधान से संबंधित विवाद हो, कैंटीन और संघ के बीच में कोई संविधान से संबंधित विवाद हो, अंतर्राष्ट्रीय संधि या उसको कानून को लागू करने से संबंधित कोई विवाद हो, या नागरिकों के अधिकारों से संबंधित कोई विवाद हो, ये विवाद संवैधानिक क्षेत्राधिकार में आता है। फिर आते हैं प्रशासनिक क्षेत्राधिकार, अर्थात प्रशासन से संबंधित जो विवाद हो, जैसे संघीय पदाधिकारियों की योग्यताओं, उनकी क्षमता, उनके क्षेत्राधिकार से संबंधित कोई विवाद हो वो यहाँ आएंगे। रेल प्रशासन या अन्य विभागों के से संबंधित जो विवाद है वो यहाँ आएंगे। करारोपण अर्थात टैक्स से संबंधित जो विवाद होंगे वो यहाँ आएंगे। और नागरिक या कर्मचारियों के बीच में राज्य कर्मचारियों के बीच में कोई अगर विवाद है तो वो विवाद भी इस कैटेगरी में आएगा या उनकी सुनवाई करता है। इसके अलावा फिर नेक्स्ट आता है अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपीलीय क्षेत्राधिकार देखिए स्विट्जरलैंड में निम्न न्यायालय तो है नहीं, एक ही संघीय न्यायालय है, लेकिन जो कैंटीन के न्यायालय हैं उनके निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनने का कार्य भी करता है। तो कैंटीनों के न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध अपीलीय क्षेत्राधिकार भी इसको प्राप्त है। अपीलीय क्षेत्राधिकार इसका सीमित है क्योंकि निम्न न्यायालय नहीं होते हैं वहाँ पर। इसके पश्चात आता है आंशिक पुनरावलोकन, आंशिक न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार। देखिए जो न्यायपालिका है उसको कैंटीनों के कानूनों का निरीक्षण या पुनरावलोकन की शक्ति नहीं है, संघीय कानूनों के विरुद्ध न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति उसे प्राप्त नहीं है।
वो संविधान और संघीय कानूनों का पुनर्निरीक्षण नहीं कर सकती, उसके ऊपर न्यायिक पुनरावलोकन नहीं है, उन्हें अवैध घोषित नहीं कर सकती। लेकिन कैंटीनों के कानूनों का पुनर्निरीक्षण कर सकती है, अर्थात कैंटीनों के निर्णयों के विरुद्ध उसे न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार प्राप्त है, इसलिए इसे आंशिक पुनरावलोकन का अधिकार भी हम कहते हैं। कैंटीनों के विरुद्ध निर्णय में इस शक्ति का इस्तेमाल करती है, संघीय कानूनों पर यह लागू नहीं होता है। इसके पश्चात आता है कि प्रतिवेदन संसद को देना। देखिए, स्विट्जरलैंड में संसद को सर्वोच्च बनाया गया है, तो बाकी सारे जो अंग है अपना वार्षिक प्रतिवेदन संसद को प्रस्तुत करते हैं। तो न्यायपालिका भी अपना वार्षिक प्रतिवेदन संसद को प्रस्तुत करती है। संसद उस प्रतिवेदन का जांच करती है, निरीक्षण करती है, उसके अनुसार आवश्यक निर्देश देती है। इस तरह न्यायपालिका की शक्तियाँ थी, विभिन्न विवादों का समाधान करना और अपना प्रतिवेदन संसद को देना होता है। इस तरह से एक चीज़ अपनी होती है सर्वोच्च न्यायालय का संगठन और उसकी शक्तियाँ या क्षेत्राधिकार बताइए। इसके अलावा अगर लास्ट में अपन एक टॉपिक या निष्कर्ष भी निकाल सकते हैं, या इसके बारे में जनरली क्वेश्चन भी आता है कि न्यायपालिका की स्थिति क्या है। अगर हम इस चीज़ को देखते हैं तो स्विट्जरलैंड में जो न्यायपालिका को वो प्रतिष्ठा, वो गौरव, वो सम्मान और वो शक्तियाँ नहीं प्राप्त है जो अमेरिका या हमारे यहाँ पे प्राप्त है। और इसका मुख्य कारण यही है कि क्यों नहीं है उसको सम्मान, क्यों नहीं गौरव, क्यों नहीं उसकी प्रतिष्ठा है, क्योंकि इसके मुख्य कारण जो है वो 3 कारण मुख्य रूप से हैं। पहला यह है कि स्विट्जरलैंड में इस न्यायपालिका के पास न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार संपूर्ण रूप से नहीं है। कैंटीनों के ऊपर ही है। संघीय कानून या संघीय संविधान के विपरीत वो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर सकती, इसलिए वो कमज़ोर हो जाती है। दूसरा इसका जो मेन कारण है, ये कमज़ोर क्यों है वहाँ की न्यायपालिका, इसका दूसरा जो मेन कारण है वो ये है कि जो न्यायपालिका है उसका निर्वाचन संघीय संसद के द्वारा किया जाता है, और वो भी केवल 6 वर्ष के लिए किया जाता है। हालांकि पुनर्निर्वाचन भी हो जाता है, लेकिन इसकी वजह से न्यायाधीशों के दिमाग में यही बात रहती है कि वो संसद के विपरीत उसके कानूनों की जांच नहीं कर सकते। कार्यकाल भी 6 वर्ष होता है, तो फिर ये रहता है कि 6 वर्ष बाद पुनर्निर्वाचन का सामना करना पड़ेगा। तो ये भी एक पॉइंट वहाँ पर इसके लिए कारण उत्तरदायी होता है। और तीसरा जो सबसे बड़ा कारण ये है कि स्विट्जरलैंड में जन संप्रभुता में विश्वास किया जाता है। जनता के पास अंतिम शक्ति दी गई है, तो संघीय कानूनों को निरस्त करना, अस्वीकार करना, ये सब काम वहाँ की जनता करती है। जब कानून बनाया जाता है तो 90 दिन का समय जनता के पास होता है। वो ऐसी जनमत संग्रह के माध्यम से डिमांड कर सकती है जनमत संग्रह की, और उस किसी भी कानून को अस्वीकार कर सकती है। इसी तरह जनता को कानून बनाने में भी पहल करने का भी अधिकार दिया है, अस्वीकार करने का भी अधिकार दिया है। तो अंतिम शक्ति जनता के पास है, इसलिए न्यायपालिका का क्षेत्राधिकार कम हो जाता है। वो कार्य वहाँ की जनता के द्वारा किया जाता है। अतः स्विट्जरलैंड की जो न्यायपालिका है, संघीय सर्वोच्च न्यायपालिका, वो कमज़ोर है, वैसी स्थिति में नहीं है जैसे अमेरिका या भारत की न्यायपालिका होती है। धन्यवाद।